कक्षा 12 जीव विज्ञान में इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और बायो का पेपर बोर्ड कॉपी पर कैसे सॉल्व करें कि 95 प्लस आए। बायो का पेपर बोर्ड कॉपी पर किस तरह से सॉल्व किया जाए कि 95 प्लस आए और किस प्रश्न में कितना लिखा जाए कि फुल नंबर मिले, एक भी नंबर ना कटे। तो फुल सॉल्यूशन के साथ ये मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, पूरा सॉल्यूशन समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो देखिए इसको कैसे लिखना है और इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे देखिए आपको बताते हैं। पेंसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की थी और इसको इस तरह से लिखेंगे, उत्तर संख्या 1 डालेंगे। आप चाहें तो प्रश्नोत्तर संख्या भी यहाँ पर डाल सकते हैं, एक का यहाँ पर डाल दीजिएगा और पेंसिलिन की खोज की थी ऐसे लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है वो यहाँ पर लिख देंगे। तो दूसरा ऑप्शन सही था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। चूंकि ऑप्शन में फ्लेमिंग था इसलिए मैंने फ्लेमिंग लिखा हुआ है। अब देखिए इसमें फ्लेमिंग दूसरा ऑप्शन था, दूसरा वहां लिख दिया गया है। फिर पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ कौन सा था? टमाटर था। देखिए इसको भी एक का खा है यानी दूसरा वाला है, लिखेंगे पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ था। अब कौन सा था? तीसरा ऑप्शन सही था, टमाटर। तो तीसरा ऑप्शन डाल करके टमाटर लिख देंगे। अब यहाँ पर फ्लेमिंग, देखिए जो ऑप्शन है आप चाहे तो उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और ज्यादा अच्छा लगने के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। द्विनिषेचन की क्रिया हमेशा एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होती है या आवृतबीजी पौधों में होती है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एक का गा, द्विनिषेचन की क्रिया होती है आवृतबीजी पौधों में, इसको अंडरलाइन कर देंगे और दूसरा जरूर डालना है क्योंकि दूसरा सही है तो दूसरा डालेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, जैव प्रबलता का उदाहरण है। तो गोल्डन राइस जैव प्रबलता का उदाहरण होगा। देखिए इसमें एक का घा डालेंगे, जैव प्रबलता का उदाहरण है गोल्डन राइस लिख देंगे इस तरह से। फिर आगे आते हैं, फिर देखिए 2 नंबर का पहला है, लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं? मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न गुणों के नाम लिखिए। तो देखिए अब इसमें कितना लिखेंगे और कैसे लिखेंगे और ये कितने नंबर का होता है? तो 1 नंबर का होता है। जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन है ये सभी 1-1 नंबर के होते हैं। अब 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको कितना लिखना है? देखिए यहां पर डालेंगे उत्तर संख्या 2 का इधर डाल देंगे। स्पष्ट रूप से उत्तर संख्या डालना है, यूपी बोर्ड वालों ने खुद बताया है। यहां डालेंगे हेडिंग लिंग संलग्न गुण। तो जंतुओं में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न गुण कहते हैं। वर्णांधता और हीमोफीलिया 2 लिंग संलग्न रोग या लक्षण हो जाएंगे। तो इस तरह से इतना लिख देंगे और 1 ही नंबर का है तो 1 नंबर वो काट नहीं पाएगा, पूरा पूरा नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण क्या है? टीकाकरण किसे कहते हैं? तो देखिए 1 ही नंबर का क्वेश्चन है तो टीकाकरण यहां पर 2 का खा डालेंगे, टीकाकरण लिख देंगे। देखिए जब एक उत्तर समाप्त हो जाएगा तो आपको इस तरह से काले स्केच से लाइन खींच देना है। एक उत्तर दूसरे उत्तर से सेपरेट रहे, अलग रहे, इसलिए काले स्केच से एक लाइन खींच देंगे और फिर हेडिंग डालेंगे दूसरे का खा का टीकाकरण। किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचाना टीकाकरण कहलाता है। यानी किसी रोग के रोगाणुओं को जो मारा जाता है उससे संबंधित जो प्रतिजन तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, वो टीका होता है और उसको शरीर में पहुंचाना टीकाकरण कहलाता है। और टीका लगाने से शरीर में रोगों से संबंधित एंटीबॉडीज बन जाती है। जिस चीज का आप टीका लगवाते हैं उस चीज से जो रोग होते हैं उनसे संबंधित एंटीबॉडीज बन जाती है और प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है। इस तरह से हमें उस रोग से बचाव हमें हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा क्या है? चलिए इसमें देखते हैं। देखिए हेडिंग डालेंगे यहां पर उत्तर संख्या 2 का गा, स्पष्ट रूप से आपको उत्तर संख्या डालना है। यहां भी 2 का गा डाल लीजिएगा और इधर डालेंगे जीन चिकित्सा। लिखेंगे जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में खराब जीन को हटाकर सामान्य क्रियाशील जीन को डाला जाता है। मतलब ये जैसे कोई शिशु है या भ्रूण है उसमें कोई जीन
आनुवांशिक रोग से ग्रसित है तो उस जीन को हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर दूसरे जीन को प्रविष्ट करा दिया जाता है, तो उसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। यानी जीन को हटाकर आनुवांशिक रोगों को दूर किया जाता है। इस प्रकार से इस विधि द्वारा आनुवांशिक रोगों को दूर किया जाता है। इतना लिख देंगे बस, चूंकि एक ही नंबर का है आपको एक नंबर पूरा मिल जाएगा। फिर अगला है सहोपकारिता की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। सहोपकारिता क्या होती है? देखिए, उत्तर संख्या तो यहां पड़ी हुई है, यहां 2 का घा डाल दीजिए। आप चाहे तो उत्तर संख्या यहां भी 2 का घा डाल सकते हैं। और देखिए, डालने के बाद कैसे लिखना है आपको, सहोपकारिता हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे किन्हीं 2 जीवों के बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध। कोई 2 जीव हैं, इनके बीच का ऐसा पारस्परिक संबंध जिसमें दोनों जीव समान रूप से लाभान्वित होते हैं। यानी जितना लाभ इसको होता है उतना ही लाभ इसको भी होता है। ये जीवित रहने, भोजन तथा कॉलोनी बनाने में एक दूसरे की मदद करते हैं। जीवित रहने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे लाइकेन और साइकस की प्रवालाभीय जड़ें, लाइकेन और साइकस की प्रवालाभीय जड़ें उदाहरण हो जाएगा। एक ही नंबर का क्वेश्चन है, इतना लिखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अंगा नंबर, असंग जनन क्या है, इसका एक महत्व लिखिए। असंग जनन किसे कहते हैं? तो देखिए, यहां डालेंगे 2 का अंगा। आप चाहे तो यहां भी उत्तर संख्या 2 का अंगा डाल सकते हैं। फिर डालेंगे असंग जनन। जब पौधों में संयुग्मन तथा अर्धसूत्री विभाजन ना हो, संयुग्मन और अर्धसूत्री विभाजन ना हो और द्विगुणित कोशिका से एक नया पौधा बन जाए तो उसे ही असंग जनन कहते हैं। इसके कई महत्व हैं, जिसमें से 2 प्रमुख महत्व हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है इसमें बीजों को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बीज नहीं खरीदने पड़ते हैं। और दूसरा है कृषि एवं बागवानी में इसका अधिक महत्व है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए, इसमें 3 का है, एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे होता है? तो देखिए, चूंकि 3 नंबर में आ गए हैं, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जितने भी 3 में है ये सभी 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, इसको कैसे लिखना है, यहां डालेंगे उत्तर संख्या 3 का इधर भी डाल दीजिए। अब एंट अमीबा द्वारा पेचिस या अमीबिएसिस नामक रोग हो जाता है। पेचिस कहा जाता है या अमीबिएसिस या अमीबता भी कहते हैं, अमीबता भी इसे ही कहा जाता है, रोग हो जाता है। इस रोग में पेट में ऐंठन होती है, पेचिस में बार बार दस्त होने लगते हैं और अधिक हो जाती है। तो अधिक हो जाने पर रक्त के साथ आंव भी आने लगता है। फिर इसका नियंत्रण कहा गया था। तो रोग नियंत्रण चूंकि 2 नंबर का है, ज्यादा लिखना पड़ेगा, इंटरमीडिएट में है आप। रोग नियंत्रण, पेचिस हो जाने पर किसी योग्य चिकित्सक से तुरंत उपचार करवाना चाहिए। और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य काम भी हम कर सकते हैं, जैसे गंदगी की रोकथाम करना चाहिए, जल की शुद्धता बनाए रखना चाहिए, खाने पीने की चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। और रोग हो जाने पर मेट्रोजिल, ट्राइडेजाल, डिपेंडाल एम आदि औषधियां ली जा सकती हैं। और यहाँ पर एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का नीचे चित्र बनाएंगे, बगल में नहीं बनाना है। बोर्ड परीक्षा में नीचे चित्र बनाएंगे, फिर पेज के दूसरी तरफ भी आप बना सकते हैं। तो नीचे चित्र बना, तो बोर्ड परीक्षा में आंसर के नीचे चित्र बनाना है, बीच में इधर नहीं बनाना होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम। फिर अगला है डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखिए। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, यहाँ उत्तर को सेपरेट करने के लिए मैंने बताया है, एक उत्तर समाप्त हो जाए फिर एक लाइन बढ़िया से काले स्केच से खींच देना है, ताकि देखने में अच्छा लगे और एग्जामिनर को समझ में भी आए कि यहाँ से उत्तर समाप्त हो गया है। उत्तर संख्या 3 का खा डालेंगे, यहाँ 3 का खा लिखेंगे। डाउन सिंड्रोम यह एक ऑटोसोमल विकार है जो 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण उत्पन्न होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। इस सिंड्रोम का वर्णन लैंगडन डाउन ने सन 1866 में किया था। फिर देखिए इसके बाद लिखेंगे डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्तियों का चेहरा मंगोलों के समान हो जाता है, जैसे मंगोलियन होते हैं वैसे हो जाता है। इसीलिए इसे मंगोलियन जड़ बुद्धिता भी कहते हैं या मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटी, अंगुलियां छोटी छोटी जैसे ठूंठ होता है, ठूंठ के समान हो जाती हैं, चेहरा चांद के समान हो जाता है तथा नेत्र एक दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हो जाते हैं। इसीलिए इसे मंगोलों जैसा चेहरा कहा गया है। और फिर देखिए यहाँ पर 23 जोड़ी गुणसूत्र बना देंगे, जोड़े में बनाया गया है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 23 जोड़ी बनाया गया है। और ये कहाँ पर विकार होता है?
तो ये 21वीं जोड़ी में होता है। 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी के कारण, ट्राइसोमी का मतलब है एकाध सूत्रता, एक अधिक सूत्र हो जाता है, त्रिसूत्रता के कारण हो जाता है। देखिए 3 गुणसूत्र हो गए यहाँ पर, 2 ही होना चाहिए था, 3 हो गए हैं, तो एक ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 23 जोड़ी था, 23 और 1 47 हो जाएगा, इसमें 47 गुणसूत्र। तो इस तरह से चित्र भी बना देंगे, अच्छे नंबर आएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो यहां पर डालेंगे उत्तर संख्या 3 का गा। आप चाहें तो 3 का गा यहां भी डाल सकते हैं। और देखिए इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से स्त्री जनन तंत्र का चित्र आप बढ़िया से बना देंगे। और उसका नामांकन, मेन पॉइंट गर्भाशय है, अंडवाहिनी इधर है, इधर भी होती है, अंडाशय इधर है, इधर भी होता है, यहाँ पर यौन होगी, सर्विक्स होगी, और नीचे लिख देंगे स्त्री जनन तंत्र का चित्र। इस तरह से बढ़िया से सुंदर बना देंगे और 2 ही नंबर का है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है बहुभुणता की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। बहुभुणता किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी बताना है। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 3 का घा। 3 का घा यहाँ भी डालिए और डालिए बहुभुणता। चूंकि तीसरा क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, ज्यादा आपको नहीं लिखना है, फिर भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा क्योंकि इंटरमीडिएट में है। तो लिखेंगे बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को बहुभ्रूणता कहते हैं। अगर एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे ही बहुभ्रूणता कहते हैं। में युग्मनज 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है। जो जायगोट होता है वो या तो 2 भागों में बढ़ जाता है या फिर 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है। प्रत्येक भाग से भ्रूण बनता है। और भ्रूणता और बहुभ्रूणता के प्रमुख उदाहरण जैसे क्रोटोलेरिया है, निम्फिया है, ये बहुभ्रूणता के उदाहरण होते हैं। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने सन 1719 ईस्वी में संतरे में की थी। कहाँ? तो सन 1719 में संतरे में। बहुभ्रूणता कई प्रकार की होती है। बहुभ्रूणता से प्राप्त नवोद्भिद जनक पौधे के समान होते हैं। उनसे जो पौधे बनते हैं बिल्कुल जनक जैसे होते हैं, अपने माता पिता जैसे होते हैं, पेरेंट्स जैसे होते हैं। ये कायिक प्रजनन के समान ही उपयोगी भी होते हैं। और इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। वाहित मल उपचार क्या है, इसके सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर डालेंगे उत्तर संख्या 3 का अंगा, और 3 का अंगा यहाँ भी डाल सकते हैं। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों का महत्व, तो अपशिष्ट पदार्थों में मलमूत्र, कूड़ा करकट तथा नगरों से बहकर आने वाला जल होता है, इसे वाहित मल कहा जाता है। वाहित मल क्या है, तो नगरों से बहकर आने वाला जो जल होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से, मलमूत्र है, कूड़ा करकट है, ठोस पदार्थ हैं, आदि सब अपशिष्ट पदार्थ मिले होते हैं, उसे वाहित मल कहते हैं। और इसमें उपस्थित ठोस पदार्थों को सड़ाने में सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका होती है। ठोस पदार्थों के सड़ने के बाद जो अवक्षेप बचता है उसे खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। जब ठोस पदार्थ सड़ गए तो उसमें नीचे अवक्षेप बचेगा, उसे खाद के रूप में यूज कर लेते हैं। और उसमें से जो CO2 मुक्त होती है वो वायुमंडल में पहुंचकर पुनः पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के काम आती है। सूक्ष्मजीव गोबर, मल, सड़ी गली पत्तियों व मृत पौधों को खाद तथा ह्यूमस में बदल देते हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है टेस्ट ट्यूब। अब देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन। अब यहां से 3-3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, तो उससे ज्यादा आपको लिखना होगा। 3-3 नंबर में उससे अधिक लिखना होगा। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था, तो डालेंगे उत्तर संख्या 4, और 4 का है, लिखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। लिखेंगे सहायक जनन तकनीक के प्रयोग से पैदा हुए बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। सहायक जनन तकनीक या ART के माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं उसे ही टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ऐसे दंपति जो अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं कर पाते अथवा बांझपन वाले दंपति इस तकनीक के माध्यम से संतान का सुख प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे दंपति जो अपना बच्चा खुद नहीं पैदा कर पाते वो, या फिर बांझपन ही कह लीजिए, वही चीज होती है। बांझपन वाले दंपति इस तकनीक के माध्यम से संतान का सुख प्राप्त कर सकते हैं। और सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कई विधियां हैं। जैसे कौन कौन सी विधियां हैं, IVF है, ZIFT है, IUI है, IVF है आदि, IUI है आदि। सर्वप्रथम इंग्लैंड के ओल्घम शहर की लेस्ली व गिलबर्ट ब्राउन नामक दंपति ने 25 जुलाई सन 1978 में विश्व की प्रथम परखनली शिशु के रूप में ल्यूसी जॉय ब्राउन को जन्म दिया था। यानी पहली बच्ची कौन सी थी, परखनली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सी थी,
ल्यूसी जो है ब्राउन। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर स्थापित कीजिए। उत्तर संख्या 4 का खा डालेंगे। यहाँ भी आप चाहें तो एक लाइन छोड़ करके उत्तर संख्या 4 का खा डाल सकते हैं और डालेंगे हेडिंग सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इधर डालेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा, इधर डालेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कॉलम बना लेंगे और पहला पॉइंट लिखेंगे जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती हैं तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा को सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी शरीर की खुद की कोशिकाएं रोगाणुओं के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करें, सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या है, जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे शरीर में दिए जाते हैं तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। मतलब किसी दूसरे जीव के शरीर की प्रतिरक्षा को प्रदान किया जाए या दूसरे जीव के शरीर की प्रतिरक्षी सीधे आपके शरीर में इंजेक्ट किए जाए तो उसे ही निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। फिर देखिए दूसरा है इस प्रतिरक्षा में अधिक समय लगता है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है जो कि खुद से बनती है इसलिए अधिक समय लगता है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत राहत पहुंचाती है। यानी इंजेक्ट के माध्यम से उसे आप ले सकते हैं और वो तुरंत राहत पहुंचाएगी। फिर सक्रिय प्रतिरक्षा में इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। चूंकि आपके ही शरीर में बन रही है इसलिए उससे कोई भी कठिनाई नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में दूसरे के शरीर की या दूसरे किसी जीव से बनाए जो प्रतिरक्षी होते डाले जाते हैं, इससे शरीर में अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर अगला है यह प्रतिरक्षा पूरे जीवन काम करती है। सक्रिय प्रतिरक्षा अपने ही शरीर में बन रही है तो पूरे जीवन काम करती रहती है, जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसका प्रभाव कुछ समय के लिए होता है, इसके बाद समाप्त हो जाता है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे सक्रिय प्रतिरक्षा में जैसे मानव में चेचक की बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में जैसे मानव में काली खांसी का टीका लगता है, टेटनस का टीका लगता है, रेबीज का टीका लगता है आदि रोगों से जो टीकाकरण होते हैं ये सब निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मरुद्भिद किस प्रकार शुष्क परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं। चूंकि 3 नंबर का आया है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसलिए थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर डालेंगे उत्तर संख्या 4 का गा, यहाँ लिखेंगे मरुद्भिदी अनुकूलन। तो अधिकांश मरुद्भिद पौधे आकार में छोटे होते हैं, बौने होते हैं। जो मरुद्भिद पौधे होते हैं छोटे छोटे से होते हैं, बौने बौने से होते हैं और शुष्क व तेज चलने वाली वायु के प्रभाव से बचे रहते हैं। जो सूखी सूखी हवाएं चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, उनसे बचे रहते हैं, इसीलिए छोटे होते हैं, बौने होते हैं। भाई लंबे होंगे तो उसमें अधिक हवा लगेगी। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन व पानी की कमी से बचने के लिए मरुद्भिद पौधों में कई तरह के अनुकूलन होते हैं। वाष्पोत्सर्जन अधिक ना हो, वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो पौधों की सतह से जल का भाप बनकर उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन व पानी की कमी से बचने के लिए क्या करते हैं, पौधों में कई तरीके के अनुकूलन होते हैं। जैसे पहला है जड़ें सुविकसित होती हैं, बहुत दूर दूर तक फैल जाती है ताकि कहीं न कहीं से पानी थोड़ा बहुत खींच लें। अत्यधिक शाखित होती, बहुत सारी शाखाएं दूर दूर तक फैली रहती हैं। मूल रोम बहुत अधिक संख्या में होते हैं। जो जड़ों में मूल रोम होते हैं, जैसे जड़ है इसमें जो मूल रोम होते हैं ये बहुत अधिक संख्या में होते हैं। मरुद्भिद पौधों के तने मांसल व सरस होते हैं। जो तने होते हैं मांसल व सरस हो जाते हैं, जैसे नागफनी में है। और फिर अगला है वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए तनों पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है, ताकि वाष्पोत्सर्जन ना हो इसलिए इनके तनों पर क्या होता है, मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है ताकि जल भाप बनकर जल्दी ना उड़े। इस तरह से 2-4 चित्र भी बना देंगे मरुद्भिदी वाले और फिर लिखेंगे कुछ मरुद्भिद पौधों के उदाहरण नागफनी, बबूल, बेर, घीक्वार, कैक्टस, एगेओ आदि मरुद्भिद पौधे होते हैं। चूंकि 3 ही नंबर का था तो इतना लिखने से काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौथे का लास्ट, रेड डाटा बुक क्या है, किन्हीं 2 संकटग्रस्त जंतुओं के नाम लिखिए। रेड डाटा बुक क्या है, संकटग्रस्त जंतुओं के नाम बताना है। तो देखिए यहाँ उत्तर संख्या 4 का घा डाल देंगे, उत्तर संख्या 4 का घा डालेंगे और यहाँ पर 4 का घा, यहाँ रेड डाटा बुक। वन्य जीव संरक्षण के लिए रेड डाटा बुक अथवा लाल आंकड़ों की किताब को प्रकाशित किया गया था। चाहे रेड डाटा बुक कहें, चाहे रेड लिस्ट कह दें, चाहे लाल आंकड़ों की किताब कहें, एक ही बात है, इसे प्रकाशित किया गया। इस बुक में देश के समस्त जंतुओं और पादपों की छाती आशंकित जातियों को शामिल किया गया, जो खो रही हैं जातियां उनको शामिल किया गया है। कुल मिलाकर कहें तो इस किताब में विलुप्त हो रही या दुर्लभ जातियों की सूची तैयार की गई है। मतलब इसमें सभी छाती आशंकित जातियों का लेखा जोखा है और इस किताब का उद्देश्य खो रही या विलुप्त हो रही जीव जातियों को संरक्षण प्रदान करना। जो जातियां खो रही हैं, विलुप्त हो रही हैं,
उनको संरक्षण प्रदान करना है। इसमें संसार की 18,000 प्रजातियों के नाम शामिल हैं। जो रेड डाटा बुक है लगभग में 18,000 प्रजातियों के नाम शामिल हैं। कस्तूरी मृग, भारतीय गैंडा, एशियाई शेर आदि प्रमुख संकटग्रस्त जंतु हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए संकटग्रस्त जंतु के नाम बताइए तो भारतीय गैंडा है, कस्तूरी मृग है, एशियाई शेर है, ये संकटग्रस्त जातियां होती हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 5 नंबर 5 का ये भी 3-3 नंबर के सभी क्वेश्चन होंगे जितने इसमें खंड होंगे। पहला है लघु बीजाणु जनन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए यहां डालेंगे उत्तर संख्या 5 का इधर भी डाल दीजिए, डालिए लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन में प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ये चारों लघु बीजाणु विभिन्न प्रकार से चतुष्कों के रूप में जुड़े रहते हैं, चतुष्क के रूप में जुड़े होते हैं। ये चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। देखिए रैखिक इस तरह से अगर जुड़ा हुआ है 4 तो ये क्या हुआ, रैखिक हो जाएगा। फिर अगला है समद्विपार्श्विक, इस तरह से जुड़ा हुआ है जिसको समद्विपार्श्विक कहा जाता है, तो समद्विपार्श्विक हो जाएगा। क्रासित में देखिए एक इधर बनाइए, एक इधर बनाइए और एक बड़ा सा नीचे बना दीजिए, ये क्रासित हो जाएगा। टी आकार की जैसे टी होता है, नीचे एक इस तरह से 2 हो जाएंगे और इसी के ऊपर इस तरह से ये टी आकार की हो जाएगा। चतुष्फलकीय तो इस तरह से एक 3 इधर है, एक इसके पीछे हो जाएगा, चतुष्फलकीय हो जाएगा। ये लिखेंगे इसमें। कुछ समय बाद चतुष्क के चारों परागकण अलग हो जाते हैं। ये जो 4 के रूप में चिपके होते हैं ये अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ पौधों में ये परागकण अलग नहीं होते हैं तथा संयुक्त परागकणों के रूप में रहते हैं, लेकिन कुछ में अलग नहीं होते हैं। और जो लघु बीजाणु धानी में टेपिटम होती है, टेपिटम की कोशिकाएं बढ़ते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करती है। इस तरह से धीरे धीरे करके बड़े होकर के ये मैच्योर हो जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो स्वच्छ नामांकित चित्र, केवल नामांकित चित्र बनाना है। देखिए बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। उत्तर संख्या डालेंगे 5 का खा यहाँ डाल देंगे और इस तरह से चित्र घुमा देंगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे और फिर ऐसे करके ऐसे करेंगे और इसमें इस तरह से बना देंगे थोड़ी थोड़ी दूर पर। और इसमें बांड जो जोड़ा है मैंने, ए डबल बांड टी होता है, तो ए हाइड्रोजन बांड है ये टी, और सी ट्रिपल बांड जी होता है, तो ट्रिपल बांड करके सी ट्रिपल बांड जी, ए डबल बांड टी ऐसे ही लिखते जाएंगे। कहीं पर जी ट्रिपल बांड सी लिख देंगे और कहीं पर टी ट्रिपल डबल बांड ए लिख देंगे, उल्टा कर देंगे। इस तरह से पूरे में बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे मेजर ग्रुप जो ज़्यादा गहरी खांच है, जो कम गहरी खांच है माइनर ग्रुप, और भी बहुत सारे इसके नाम है। इस तरह से नामांकन पूरा कर देंगे। इस तरह से सुंदर सा चित्र बना देंगे, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है ओजोन परत किसे कहते हैं, या परत कैसे छीड़ हो रही है। देखिए ये भी कोर्स से हटा हुआ है कोरोना के कारण, तो इसको हटा देते हैं। फिर अगला है अपरा की परिभाषा तथा इसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। आइए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ डालेंगे उत्तर संख्या 5 का घ, यहाँ 5 का घ अपरा। भ्रूण का मादा गर्भाशय की भित्ति के साथ वह अस्थायी संबंध जिसके द्वारा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का विनिमय होता है अपरा या प्लेसेंटा कहलाता है। मतलब जो भ्रूण है इसका माता के गर्भाशय से ऐसा अस्थायी संबंध जिसके द्वारा मादा भ्रूण एवं मादा के रुधिर में पदार्थों का आदान प्रदान होता है, उसे ही अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। अपरा के कार्यों में देखिए शिशु को पोषक तत्व पहुंचाती है, ये जो माँ ने खाया पिया है उसे जो पोषक तत्व मिलते हैं वो इसी के माध्यम से शिशु में जाते हैं। और दूसरा O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है। माँ से ऑक्सीजन जाती है, बच्चे से जो CO2 बनती है वो फिर माँ में वापस आकर के बाहर निकलती है। भ्रूण में बने नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थों या अपशिष्ट पदार्थ अपरा द्वारा बाहर निकलते हैं, और इस भ्रूण में जो नाइट्रोजनस अपशिष्ट पदार्थ बने हुए हैं वो भी इसी अपरा के माध्यम से बाहर निकलते हैं। विभिन्न तरह के टीकों से प्रतिरक्षा भी प्रदान की जाती है, यानी माँ को टीका लगा करके इसी के माध्यम से बच्चे में उस टीके के प्रभाव को पहुंचाया जाता है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब 6 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 3-3 नंबर के होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा 5 से ज्यादा इसमें लिखना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप इसको जाकर के वहां से अच्छे से देख लीजिए। फिर अगला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छी तरह से मैंने डिस्क्राइब किया है, बहुत ही सुंदरता से, उसको जाइए अब देखिए और तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुजीनी वंशागति क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो
बहुजीनी वंशागति क्या होती है, आइए इसको समझा देते हैं। तो देखिए, जब एक लक्षण को कई जीन मिलकर निर्धारित करते हैं तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। जैसे ये एक लक्षण है, इसे जीन 1, जीन 2, जीन 3 ये तीनों जीन मिल करके इस लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं या इस एक लक्षण को निर्धारित कर रहे हैं, तो इसे ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। और इसकी खोज निकलसंस एहले ने की थी, निकलसंस एहले ने। तो हम कह सकते हैं कि जब बहुत सारे जीन मिलकर एक लक्षण का नियंत्रण करते हैं या एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहते हैं। यानी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स, बहुत सारे जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करें तो उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। जैसे मानव की लंबाई है, ये एक लक्षण है लंबाई, और ये जो लंबाई है ये सबसे अधिक भी लंबे होंगे, सबसे कम भी लंबे होंगे और उसके बीच में भी कुछ लंबे होंगे। तो इनको अलग अलग कई जीन मिलकर निर्धारित करते हैं। भाई सबसे अधिक लंबे को एक अलग जीन निर्धारित करेगा, सबसे कम लंबे को एक अलग जीन निर्धारित करेगा, बीच वाले लंबाई वालों को एक अलग अलग प्रकार के जीन निर्धारित करेंगे। तो है तो लंबाई एक लक्षण ही, एक कैरेक्टर ही, लेकिन इसको मिल करके कई सारे जीन निर्धारित कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ऐसे लक्षणों की वंशागति जिनका नियंत्रण अनेक जीन के द्वारा होता है उसे ही बहुजीनी वंशागति कहा जाता है। और अंग्रेजी में कहे तो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन विच वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स। और आपको बता दें कि मेंडल ने मटर के पौधों में बताया था कि शुद्ध लंबा पौधा होता है और शुद्ध बौना पौधा होता है, लेकिन क्या ऐसा है? क्या केवल शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना पौधा ही होता है, उसके बीच के नहीं होते हैं? तो उत्तर होगा कि होते हैं। तो इनके बीच का भी होगा, मीडियम साइज का होगा या मीडियम साइज के होंगे। तो जिस चीज को मेंडल के नियम नहीं सिद्ध कर पाए उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अथवा बहुजीनी वंशागति सिद्ध करती है। जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग सिर्फ काला या गोरा नहीं होता है, इसमें काले से गोरे के बीच में भी अनेक रंग मिलते हैं। भाई त्वचा का रंग है वो गहरा काला है या गहरा गोरा है, तो उसके बीच में भी हल्के कलर वाले भी बहुत सारे होंगे। जैसे ये एक कोई गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम पर ये 4 जीन उपस्थित हैं और ये चारों जीन एक चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, वो है त्वचा का कलर या त्वचा का रंग। 4 जीन मिलकर के त्वचा के रंग के लक्षण को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी गहरा काला, गहरा गोरा और उसके बीच के जो लक्षण हैं उन सबको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बहुजीनी वंशागति हुई, यानी कई सारे जीन मिलकर के केवल त्वचा के रंग को ही कंट्रोल कर रहे हैं। फिर अगला है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभों व हानियों की तुलना कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं कि पहले हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानियां। अब आपको पहले हेडिंग डालना है ए नंबर में आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के लाभ, और पहला पॉइंट लिखेंगे ये फसलें पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। अब देखिए पीड़क प्रतिरोधी का मतलब होता है पीड़क नाशी होती हैं, पीड़क नाशी होती हैं, यानी पीड़क नाशी जो रसायन आते हैं इनकी जरूरत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। इन फसलों में पीड़क नाशी रसायनों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे फसलें कौन कौन सी हैं? बीटी कपास है, तो ये खुद कीटों को मार देती हैं, कीटों के लिए रासायनिक दवा का प्रयोग नहीं करना पड़ता है, इसीलिए प्रदूषण भी कम होता है। यानी कि जो मृदा प्रदूषण होता है वो भी कम होता है, क्योंकि रसायनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो मृदा प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इस तरह से पहला पॉइंट होगा ये फसलें पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। फिर दूसरा है इस प्रकार की फसलों में सूखा, ठंडा, ताप आदि सहन करने की क्षमता होती है। सूखा या कोहरा कह लीजिए, कोहरा मतलब जो ठंडा, ठंडी में ही कोहरा पड़ता है, तो इनको सहने की क्षमता होती है। सूखा या कोहरा को सहने की क्षमता होती है। जो आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें होती हैं उनको सूखा और कोहरा सहने की क्षमता होती है, उनमें पावर पाई जाती है। और अत्यधिक गर्मी हो या ताप हो
यानी अत्यधिक गर्मी या ताप को सहने की भी क्षमता होती है। और आपको बता दें यहाँ पर ऊसर भूमि के प्रति भी प्रतिरोधी होती हैं। ऐसी फसलें बनाई गई हैं आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो ऊसर भूमि में भी अच्छी पैदावार देती हैं। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार की फसलों में उत्पादन क्षमता अधिक होती है। अब उत्पादन क्षमता का क्या मतलब है, तो नए जीन्स को प्रवेश करा करके फसलें बनाई जाती हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से इन फसलों को बनाया जाता है जो आनुवांशिक रूपांतरित फसलें होती हैं, और ये अधिक उत्पादन देती हैं, अधिक अन्न पैदा करती हैं। मतलब जो इनका बीज होता है, बीज बड़ा सा होता है, बड़ा बड़ा बीज होता है और बीजों की संख्या भी अधिक होती है। अब जब बड़े बड़े बीज होंगे, बीजों की संख्या अधिक होगी तो उत्पादन क्षमता अधिक होगी। फिर अगला पॉइंट है, इस प्रकार की फसलें कटाई के पश्चात होने वाले नुकसान को कम करती हैं। जो कटाई के बाद नुकसान होता है उसको ये कम कर देती है। कटाई के बाद जो नुकसान हो जाता है उसको कम करती है मानसिक रूप से रूपांतरित फसलें। फिर अगला पॉइंट है, इन फसलों का पोषण मूल्य अधिक होता है। पोषण मूल्य का मतलब है कि पोषण गुणवत्ता इनकी अधिक होती है, यानी इनमें अच्छे प्रोटीन पाए जाते हैं, बढ़िया से प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, भरपूर मात्रा में विटामिन होता है, जैसे गोल्डन राइस। तो इन फसलों का पोषण मूल्य अधिक होता है। अब ये तो हो गए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित लाभ। चलिए हानियों को देख लेते हैं। देखिए आप हेडिंग डालेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों से हानियां, और पहला पॉइंट लिखेंगे, ये फसलें व्यक्तियों में एलर्जी उत्पन्न कर सकती हैं, यानी जो एलर्जी की बीमारी है, बीमारी उत्पन्न कर सकती हैं। फिर अगला है, इस प्रकार की कुछ फसलों में बीज निर्माण की क्षमता नहीं होती है, यानी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें बीज नहीं बनते हैं। अब बीज नहीं बनेंगे तो किसान को हर बार महंगा बीज खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये बीज महंगा होता है, इसलिए महंगा बीज लिखा गया है, महंगा बीज खरीदना पड़ेगा, यानी इनको हर बार पैसा लगाना होगा। फिर अगला है जीएम फसलें। तो जीएम फसल का क्या मतलब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी आनुवांशिक रूपांतरित। जेनेटिकली मॉडिफाइड को हिंदी में आनुवांशिक रूपांतरित कहा जाता है। तो जीएम फसलों के दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन नहीं किया गया है। जो दीर्घकालिक प्रभाव हैं कि बहुत दिनों तक अगर आप जीएम फसलें खाते रहें तो क्या प्रभाव पड़ेगा, दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, इसका अध्ययन नहीं किया गया है। अतः मानव शरीर पर इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि मानव शरीर पर ये विपरीत प्रभाव डाल सकती है। और फिर अगला पॉइंट है, जीएम फसलों का उत्पादन प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। भाई चूंकि उसके डीएनए में फेरबदल करके बनाया जाता है तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कहने का मतलब यह है कि नैतिक रूप से उचित नहीं माना गया है। आइए इसको भी समझा देते हैं। पौधों और जंतुओं की अनेक प्रजातियों संकटग्रस्त होती जा रही हैं। जो पौधे हैं, जो जंतु हैं, इनकी अनेक प्रजातियां, बहुत सी प्रजातियां संकटग्रस्त हो रही हैं और बहुत सी विलुप्त भी हो रही हैं। इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण करना अत्यंत जरूरी हो गया है। तो वन्य जीवों का संरक्षण दो प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 स्वस्थानीय संरक्षण, नंबर 2 उत्स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण को इन सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है और उत्स्थानीय संरक्षण को एक्स सिटू कंजर्वेशन कहा जाता है। चलिए पहले स्वस्थानीय संरक्षण को समझ लेते हैं। तो इस प्रकार के संरक्षण में विभिन्न वन्य जीवों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वासस्थानों में किया जाता है। मतलब ये हुआ कि पौधे या जंतु जहाँ पर हैं वहीं उनको नष्ट होने से बचाया जाता है, यानी वो जहाँ रह रहे हैं, जहाँ उनका घर है, वहीं पर उनको नष्ट होने से बचाते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान अथवा नेशनल पार्क, जंतु विहार अथवा सेंचुरी था, आरक्षित जीवमंडल अथवा बायोस्फीयर रिजर्व। अब आते हैं वन्य जीव संरक्षण के दूसरे प्रकार उत्स्थानीय संरक्षण पर। तो इस प्रकार के संरक्षण में वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है। तो स्वस्थानीय संरक्षण में क्या था, उनके प्राकृतिक वासस्थान में ही संरक्षित किया जाता था। लेकिन यहाँ क्या है, उत्स्थानीय संरक्षण में जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर दूसरी सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। इसके लिए आनुवांशिक संसाधन केंद्र अथवा जेनेटिक रिसोर्स सेंटर
जीन बैंक आदि की स्थापना की जाती है, जहां पर उनके अंडे, वीर्य, बीज तथा पराग आदि को सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, रिजर्व किया जाता है या सुरक्षित रखा जाता है। फिर अगला है मनुष्य के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। इसमें वीडियो अपलोडेड है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है लिंग निर्धारण क्या है, पक्षियों में लिंग निर्धारण क्रिया का वर्णन कीजिए। तो आइए इसको अच्छे से समझा देते हैं। जो नर पक्षी होते हैं, जो मेल पक्षी होते हैं, उसमें जेड जेड गुणसूत्र पाए जाते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, जेड जेड गुणसूत्र होते हैं। समयुगी हो गया, क्योंकि एक ही तरीके के दोनों जीन हैं, इसलिए समयुगी या होमोजाइगस हो गया। और जो मादा होती है, इसमें जो मादा यानी फीमेल होती है, फीमेल में कैसे होते हैं, तो फीमेल में डब्ल्यू जेड प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये भी लिंग गुणसूत्र होते हैं, डब्ल्यू जेड प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। देखिए जो लिंग निर्धारण है वो लिंग गुणसूत्र करते हैं, लिंग का निर्धारण लिंग गुणसूत्र करते हैं। अब नर में जेड जेड, मादा में डब्ल्यू जेड प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें जो डब्ल्यू है, ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू गुणसूत्र वाले अंडों का निषेचन, अंडों का निषेचन यानी डब्ल्यू गुणसूत्र वाले जो अंडे होते हैं, अंडों के निषेचन, अंडों के निषेचन से मादा पक्षी बनता है, मादा पक्षी बनता है। यदि डब्ल्यू गुणसूत्र से निषेचन हुआ है, यानी किसी जीन प्रारूप में डब्ल्यू गुणसूत्र आया है, तो वो क्या होगा, मादा पक्षी होगा। और अगर जेड गुणसूत्र से, जेड गुणसूत्र से निषेचन हुआ है, जेड गुणसूत्र से निषेचन हुआ है, तो नर पक्षी बनेगा, नर पक्षी का निर्माण होगा। अब चलिए इसका कैसे सब वीडियो, चलिए पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है देख लेते हैं। देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए मैंने बताया जो मेल है यानी जो नर है उसमें जेड जेड प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं, और जो फीमेल है यानी जो मादा है, मादा में डब्ल्यू जेड प्रकार के पाए जाते हैं। अब अगर इन युग्मकों को अलग अलग हम कर लें, ये डब्ल्यू हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा, तो इनका निषेचन यानी क्रॉस करवाने पर देखिए यहां जेड डब्ल्यू या डब्ल्यू जेड आप लिख सकते हैं, डब्ल्यू जेड पहले लिखिए तो ज्यादा सही रहेगा। इससे इसका निषेचन करवाएंगे तो जेड जेड, इससे इसका क्रॉस करवाएंगे तो डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू जेड यहां भी कर लीजिए, और फिर इससे इसका करवाएंगे तो जेड जेड। अब देखिए जहां जहां पर मैंने बताया था डब्ल्यू आया है वो क्या होगा, जहां जहां पर डब्ल्यू आया है, डब्ल्यू वाले गुणसूत्र का निषेचन मैंने बताया था कि मादा पक्षी होगा, ये मादा होगा, ये मादा पक्षी होगा, और ये सभी नर होंगे। तो जहां जहां पर डब्ल्यू आया है वहां वहां पर मादा पक्षी होंगे, जहां जहां पर जेड ही हैं वहां पर नर पक्षी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 50% मादा पक्षी शिशु और 50% नर पक्षी शिशु जन्म लेंगे। निषेचन किसे कहते हैं, मनुष्य में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए तथा अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस पूरे क्वेश्चन को, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से आप जाकर के देख लीजिए। फिर अगला है पुनर्योगज डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं चिकित्सा में इसके महत्व का, आइए इसको समझा देते हैं। तो दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। क्या कहा गया है, दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बनाया गया नया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है या पुनर्संयोजन डीएनए कहलाता है।
मतलब दो अलग अलग स्रोतों के डीएनए खंडों को जुड़ने से बने डीएनए को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। चाहे आप पुनर्योगस कहें हिंदी में, चाहे अंग्रेजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह दें। और इनके जुड़ने की प्रक्रिया को पुनर्संयोजन कहा जाता है या पुनर्योजन कहते हैं अथवा रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी एक जीव के डीएनए को किसी अन्य जीव के डीएनए के साथ रोपित करके उसमें इच्छित गुण वाला जीन प्राप्त करना पुनर्योगस डीएनए तकनीक अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। जैसे उदाहरण को अगर समझें तो जैसे ये नील हरी शैवाल है अथवा इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है और शॉर्टकट में ब्लू ग्रीन एल्गी को बीजीए बोला जाता है, बीजीए। और यह धान के खेतों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। जो धान के खेत होते हैं उनमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, क्योंकि इसके जीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले गुण होते हैं। कौन सा जीन होता है? नाइट्रोजन को फिक्सेशन करवाने वाला, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीन पाया जाता है। और वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके जीन को धान की फसल में स्थानांतरित कर दिया, धान की फसल में ट्रांसफर कर दिया। अब जो गुण इस शैवाल में थे वही सेम गुण धान में आ गए। अब धान में नाइट्रोजन की कमी नहीं होगी, मतलब धान को नाइट्रोजन की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी और अधिक जरूरत नहीं होगी, वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेगा। तो ये मैंने एक उदाहरण आपको बताया है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। अब ये जो ऊपर परिभाषा मैंने अभी बताई, इसी परिभाषा में कहा गया है कि दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों को जोड़कर बना नया डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। तो हम सभी जानते हैं कि डीएनए में जीन्स होते हैं और शैवाल अथवा एल्गी में वो जीन्स डीएनए को अलग करके ही लिया गया है। फिर जो डीएनए खंड शैवाल से लिया गया है वही धान के डीएनए में जोड़ दिया गया है। यानी जो शैवाल का जीन्स था वो कहाँ था? डीएनए में था। तो उस डीएनए को काट लिया गया जहां पर वो जीन था। अब उसी डीएनए को उठा करके धान के डीएनए में जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने से क्या हुआ? एक नया डीएनए बन गया है और इस नए डीएनए को ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए अथवा पुनर्योगस डीएनए तकनीक कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा फसली पौधों के डीएनए की जीन्स में फेरबदल करके उनकी नई किस्में तैयार की जाती हैं, चाहे वो उत्पादन अधिक देने के लिए हो, चाहे वो फसल पर हानिकारक प्रभाव ना पड़े इसके लिए हो। जैसे अगर हम सोचें तो सुनहरा चावल ले लीजिए, इसका सुनहरा रंग बीटा कैरोटीन नामक प्रो विटामिन ए पिगमेंट के कारण होता है। इसका सुनहरा रंग किसके कारण है? बीटा कैरोटीन नामक प्रो विटामिन ए पिगमेंट के कारण होता है और यह पिगमेंट विटामिन ए की कमी को पूरा करता है। अब बायोटेक्नोलॉजी अथवा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के द्वारा दो जीन को सामान्य चावल के पौधों में डाल दिया गया। इनमें से दो जीन को सामान्य पौधों के चावल में डाल दिया गया। अब ये सुनहरा चावल उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जिस क्षेत्र में लोगों के आहार में विटामिन ए की कमी होती है। और इसी तरह से न जाने कितनी फसलें और न जाने कितने जंतु बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाए गए हैं अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाए गए हैं, जो देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो इस विधि के द्वारा आनुवांशिक वैज्ञानिक जीन की संरचना में सुधार करके अथवा विकृत जीन को सामान्य जीन द्वारा विस्थापित करके आनुवांशिक रोगों से मानव जाति को मुक्ति दिला सकते हैं अथवा मानव द्वारा उपयोग में आने वाले पादपों व जंतुओं की नस्लों का सुधार कर सकेंगे। भाई मानव जिन जंतुओं का उपयोग करता है, जिन जिन नस्लों का उपयोग करता है, उनमें सुधार करके, उन जंतुओं में सुधार करके अधिक उपयोगी जंतुओं को बना सकता है, जिससे अधिक उत्पादन मिल सकता है। अब इसमें कहा गया कि जीन की संरचना में सुधार करके अथवा विकृत जीन को सामान्य जीन के द्वारा विस्थापित करके, यानी कोई ऐसा जीन जीव में जो खराब है तो उसकी जगह पर दूसरा जीन लगा दिया जाता है, तो इस तरह से भी सुधार हो जाता है। या कोई खराब जीन को हटा करके भी इस आनुवांशिक रोगों से मानव जाति को मुक्त दिलाया जाता है। तो इस तरह से बायोटेक्नोलॉजी अनेक कार्यों में उपयोगी है। अगर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं तो ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, इससे क्या लाभ है, आइए इसको भी समझा देते हैं। सबसे पहले ट्रांसजेनिक जंतु क्या होते हैं समझ लेते हैं। जीन पुनर्संयोजन तकनीक द्वारा जर्म कोशिकाओं का रूपांतर ट्रांसजेनेसिस कहलाता है
और इस प्रकार से प्राप्त जंतुओं को ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छे से समझा देते हैं। तो जीन पुनर्संयोजन तकनीक को जीनी इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहा जा सकता है। दो अलग अलग स्रोतों से लिए गए डीएनए खंडों के जुड़ने की प्रक्रिया को जीन पुनर्संयोजन तकनीक या रिकम्बिनेशन कहते हैं, अथवा कहें तो दो अलग अलग सोर्सेस से लिए गए जीनों के मिलने को ही जीन पुनर्संयोजन तकनीक कहा जाता है। डीएनए रिकम्बिनेशन पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो जब जीन इंजीनियरिंग के द्वारा कोई जंतु बनता है या जीन इंजीनियरिंग के द्वारा जो जंतु बनते हैं उन्हें ही ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं। तो ट्रांसजेनिक जंतु जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा विकसित जंतु होते हैं, जिनके जीनोम में किसी अन्य जंतु कोशिका के मनचाहे लक्षण वाले जीन को निवेश कराते हैं। यानी किसी दूसरे जंतु कोशिका से जो मनचाहे लक्षण होते हैं, जो हम चाहते हैं ऐसे लक्षण होते हैं, उनको इसमें निवेश करा दिया जाता है उन जीन्स को, तो जो जंतु बनता है उसे ही ट्रांसजेनिक जंतु कहा जाता है। तो अब आप लोगों को परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन द्वारा भेड़, बकरी, सुअर, खरगोश आदि जंतुओं में ट्रांसजेनिक जंतु उत्पन्न कर लिए गए हैं। इस प्रकार से जीन स्थानांतरण द्वारा अधिक गुणवत्ता वाले तथा अधिक मात्रा में दूध, मांस तथा ऊन देने वाले जंतुओं का विकास हुआ है। मतलब ट्रांसजेनिक जंतुओं से हमें अधिक गुणवत्ता वाले जंतु प्राप्त होते हैं जो अधिक मात्रा में दूध भी देंगे। यदि मांस वाले जंतु हैं तो अधिक मांस होगा, और यदि ऊन वाले जंतु हैं तो अधिक और अच्छा ऊन होगा। ऐसे ही कोई भी ट्रांसजेनिक जंतु हों उनसे उसी के अनुसार अधिक लाभ मिलते हैं। तो इस प्रकार से होने वाले जंतुओं के विकास को ही आणविक खेती कहा जाता है अथवा मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। तो कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आणविक खेती किसे कहते हैं। तो जीन स्थानांतरण द्वारा अधिक गुणवत्ता वाले तथा अधिक मात्रा में दूध, मांस या ऊन देने वाले जंतुओं के विकास को ही आणविक खेती या मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहा जाता है, यानी एम ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहा जाता है। चलिए अब ट्रांसजेनिक जंतु को विकसित करने के उद्देश्यों को समझ लेते हैं, यानी एम ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला है अधिक दुग्ध उत्पादन। तो अधिक दूध के उत्पादन के लिए कई ट्रांसजेनिक जंतु बनाए गए हैं ताकि दूध की कमी को पूरा किया जा सके, जैसे गाय, बकरी आदि। तो इन जंतुओं के द्वारा अधिक दूध का उत्पादन करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। फिर अगला है उत्तम गुणवत्ता व अधिक मात्रा में मांस का उत्पादन। तो ट्रांसजेनिक जंतुओं को विकसित करने का दूसरा सबसे बड़ा उद्देश्य है कि उत्तम गुणवत्ता वाले जंतु प्राप्त हों, यानी जो जंतुओं अथवा जानवरों की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो, और जब उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, वो स्वस्थ होंगे, तो उनमें मांस भी अधिक मात्रा से प्राप्त होगा। मतलब अधिक मात्रा में मांस की प्राप्ति होगी। फिर अगला उद्देश्य है अच्छे किस्म के प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना। तो एक उद्देश्य में ये भी है कि इन जंतुओं से हमें अच्छी तरह के प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ मिलें, यानी इन जंतुओं के दूध में भी मिल सकती है वो प्रोटीन। तो जैसे ट्रांसजेनी बकरियां होती हैं, इनके दूध में ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के उपचार में सहायक होती है। फिर अगला उद्देश्य है अधिक अंडे देने की क्षमता। तो अंडों की कमी को पूरा करने के लिए भी ऐसे ट्रांसजेनिक जंतुओं या मुर्गियों का निर्माण किया गया है जो अधिक अंडे दे सकें। फिर अगला उद्देश्य है पूरे वर्ष अंडे देने वाले जीवों का विकास। तो बहुत से ऐसे जीवधारी हैं जो पूरे वर्ष अंडे नहीं देते हैं, लेकिन अब जीनी इंजीनियरिंग के द्वारा या आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा ऐसे ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण किया गया है जो पूरे साल अंडे देंगे, यानी पूरे वर्ष भर अंडे दे सकते हैं। ऐसे जीवों का विकास हुआ है। फिर अगला है छोटे जनन चक्र वाले जंतुओं का विकास, जिससे जल्दी ही चूजे तैयार हो सकें। तो बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जिनका जनन चक्र बहुत लंबा होता है, अर्थात वे बहुत दिनों के बाद चूजे या बच्चे देते हैं। तो अब ट्रांसजेनिक जंतुओं के माध्यम से ऐसे जंतुओं का विकास किया गया है जो जल्दी ही चूजे दे देंगे, ये जल्दी ही बच्चे हो जाएंगे उनके, यानी इनका जनन चक्र कम समय का होगा। फिर अगला उद्देश्य है जीन थेरेपी में उपयोग में लाया जा सके। तो ऐसे जंतुओं का विकास किया गया है जिन्हें जीन थेरेपी में उपयोग में पुनः से लाया जा सके, अच्छी तरह से उनका प्रयोग किया जा सके। पहला है ट्रांसजेनिक मूसक, यानी ट्रांसजेनिक माउस। इसे सन 1982 में
चूहे की वृद्धि हार्मोन के जीन को मूसक में स्थानांतरित करके उत्पन्न किया गया था। वृद्धि हार्मोन को अंग्रेजी में ग्रोथ हार्मोन कहते हैं और शॉर्टकट में GH बोला जाता है। यदि आप लोगों को हार्मोन पर फुल वीडियो देखना है तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक चूहों का कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे पहला है कैंसर विज्ञान में, कैंसर जीन युक्त ट्रांसजेनिक चूहे बनाकर उन पर कैंसर जीन के प्रभाव तथा कैंसर औषधियों द्वारा उपचार का अध्ययन किया जाता है। मतलब इन चूहों को कैंसर युक्त जीन से बनाते हैं और फिर जब कैंसर वाले जीन इनमें आ जाते हैं तो उसके क्या क्या प्रभाव हैं, क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, उनका अध्ययन करते हैं और साथ ही साथ कैंसर औषधियों का भी अध्ययन करते हैं कि कौन सी औषधि या कौन सी दवा दी जाए तो कैंसर ठीक होगा या किस हद तक ठीक होगा, कौन सी दवा उपयोगी होगी, आदि चीज़ों का अध्ययन कैंसर विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे ही प्रतिरक्षा विज्ञान के अंतर्गत इन चूहों में इम्यूनोजीन को निवेशित करके टी कोशिकाओं की अभिव्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इम्यूनिटी सिस्टम कैसा काम करता है उसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से रोगों का अध्ययन और निदान के अंतर्गत चूहों में किसी भी रोग के जीन को रोपित करके उससे उत्पन्न लक्षणों व उसकी रोकथाम और निदान की खोज की जाती है। अर्थात पहले चूहे में किसी भी रोग का जीन डाल देते हैं या रोपित कर देते हैं, फिर क्या क्या लक्षण उत्पन्न हुए वे देखते हैं और उनकी रोकथाम कैसे की जाए और उसका इलाज कैसे हो, आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आशा है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।